जैसे गुणरत्न सदावर्ते साहब जो है वो, मैंने उनके साथ भी पॉडकास्ट किया, ही टॉक एनीथिंग अबाउट राज ठाकरे, इवन शुक्ला, ही टॉक लाइक एनीथिंग अबाउट राज साहब। लेकिन आप लोग उनके घर पे जाके उनको नहीं थप्पड़ मारते हो, लेकिन वो एक रिक्शा वाले को पकड़ते हो या फिर ऐसे दूध वाले को, भाजी वाले को पकड़ते हो। नहीं, ऐसा है, हम बोलने की आजादी सबको दे रहे हैं ना, किसको नहीं दे रहे। आप हमारे ऊपर कुछ कहना चाहते हो, आप कहो। उसके बाद फिर मारने आएंगे। कभी मारा है? सुनील शुक्ला को मारा है क्या आप? सुनील शुक्ला को नहीं मारा, मैं बोल रहा हूँ गुणरत्न सदावर्ते जी को मारा है क्या? गुणरत्न सदावर्ते का ये स्टेटमेंट था कि उस पार्टी में जो है कुछ प्रोग्रेसिव लोग हैं, जिनमें से एक संदीप देशपांडे है। मैं हंस रहा था लिटरली इस स्टेटमेंट में कि मैंने बोला बात तो सही है, तो हाउ यू रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट, मुझे पहले बताइए जब आपने सुना था। नहीं, मैंने भी देखा, उन्होंने ये भी कहा कि ये बीजेपी में होता तो मंत्री होता वगैरह 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 बात। उसमें तो आने वाला हूँ मैं। लेकिन मैं मेरी विचारधारा बदल के नहीं सक्सेस हो। देखो, सक्सेस सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी लगता है मैं आमदार बनना चाहूंगा, मैं मंत्री बनना चाहूंगा, बहुत प्रोग्रेसिव आमदार होंगे। लेकिन मुझे मेरे विचारधारा के साथ प्रताड़ना करके मुझे नहीं बनना है। ये मेरे मन में मैंने ठान लिए है कि मुझे ये करके नहीं ये होना है। ओके। अगर नहीं, सत्ता का स्वाद बिल्कुल स्वाद अच्छा लगता है। क्योंकि यही इलेक्शन अगर आप बीजेपी के साथ लड़ते या बीजेपी या शिंदे के टिकट पे लड़ते तो शायद इजीली आप जीत जाते। हाँ ठीक है, जीत भी जाता, लेकिन वो ऐसा है, मुझे रात को नींद बहुत अच्छी लगती है, मैं वो खोना नहीं चाहता हूँ। अगर ये सब चीज करूंगा तो मुझे नींद आने में तकलीफ, क्योंकि आपके पीछे से जो लोग आए होंगे वो कम से कम 70, 80, 90 करोड़ पे पहुंच गए होंगे। ठीक है, आज भी आप अभी कुछ ही नहीं, देखो पैसा तो एक चीज है, हाँ, आपका इवन पावर भी एक चीज है। आप पावर में रहते तो बहुत चीज, आप राजनीति में हो तो पावर जरूरी है। लेकिन यही बात मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर यही बात भारतीय जनता पक्ष के जो 1952 से काम कर रहे लोग हैं वो सोचते थे तो आज 2014 में नरेंद्र मोदी साहब पंतप्रधान नहीं होते थे। तो ठीक है, आज मेरे जनरेशन को फायदा नहीं होगा, हो सकता है कि अमित की जनरेशन को फायदा होगा, हो सकता है मेरे बेटे के जनरेशन को फायदा होगा या उसके बेटे के जनरेशन को फायदा होगा। देखिए, हर टाइम आप हीरो नहीं बन सकते, सब लोग हीरो नहीं बन सकते। जिसके नसीब में होगा वो हीरो बनेगा, लेकिन जो हीरो बनता है, अभी मोदी साहब जब हीरो बने हैं तो उसके पीछे कितने लोगों की त्याग है, बहुत लोगों का त्याग है, बहुत लोगों का सेक्रीफाइस, बहुत लोगों का सेक्रीफाइस है ना। जिनको सीट से हटा के बिठा दिया था। नहीं ठीक है, वो तो एक पॉलिटिकल बात हो गई, लेकिन कितने लोगों ने त्याग किया है वो पार्टी के लिए, जिनको कुछ पद नहीं मिला होगा वो टाइम, उनको भी ऑफर्स आए हुए ना कि भाई आप कांग्रेस में आओ, तभी कांग्रेस पावरफुल थी, आप मंत्री बन सकते हो। लेकिन वो लोगों ने पार्टी के लिए काम करना, आइडियोलॉजी के लिए काम करना। अभी क्या हुआ है प्रॉब्लम, जो मुझे लगता है कि लोग भी ऐसे ही बोलते हैं कि यार तू पागल है, तू वो पार्टी में। देखो तभी है ना, एक अभी ये सही है गलत है मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक लोगों के पास लॉयल्टी थी कि मैं समझो स्टार्टिंग में मैंने टाटा में अप्लाई किया और टाटा में जॉब मिल गया, तो बेचारा रिटायरमेंट तक टाटा में रहता था, या रिटायरमेंट तक वो जो कंपनी ज्वाइन करता था या गवर्नमेंट उसमें रहता था। अभी क्या हुआ, लोगों को, लोग भी 1 साल हो गया, अरे इधर इंक्रीमेंट मिल रहा है, इधर जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, हाई मिल रही है, चलो जॉब चेंज करता हूँ। तो वो सही है ना संदीप भाई? हाँ, तो मतलब लोगों को ऐसा उसमें लॉयल्टी नहीं है। नहीं, लॉयल्टी किस बात की? मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप मुझसे काम करा रहे हो। हाँ, क्योंकि एक तो लॉयल्टी तो अच्छी बात है। देखिए, ये हम लोग जेनरिक बात करें, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लॉयल्टी अच्छी बात है, लेकिन कब तक, अगर मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो। हाँ, मैं वही बात आपको बोल रहा हूँ कि अभी समझो जब आप फ्रेश थे जी, जब आपको कहीं जॉब नहीं मिल रहा था जी, तब अगर आपको टाटा ने जॉब दिया तो आप कहीं ना कहीं उसको लॉयल्टी बताओगे या नहीं बताओगे? ठीक है, 20 साल सेवा कर ली ना। हाँ, तो एग्जैक्टली, तो हर एक के सोच में फर्क पड़ गया है, लोगों के सोच में फर्क पड़ा। लोग ये सोच ही नहीं रहे हैं कि मेरे को पहला चांस किसने दिया। ठीक है, उसको जरूरत थी, उसने चांस दिया। मतलब आप अपने थॉट में इतने ज्यादा क्लियर हो कि आपको कहीं से आदमी फंसा नहीं सकता। हाँ, क्या आपको पता है कि भैया मुझे इधर ही रहना है, मुझे यही करना है, मुझे मनसे में ही रहना है। हाँ, देखिए ऐसा है कि आप, हमारे टीचर थे, उनका नाम था एस परमेश्वर अप्पा,
उन्होंने मेरे को जिंदगी में एक बात बताई जो मैं आज तक याद रखता हूँ, सही या गलत ऐसा कोई डिसीजन नहीं होता है, डिसीजन होता है। वो सही है या गलत है टाइम विल डिसाइड, और होने के बाद पता चलता है, होने के बाद पता चलता है। आज आप डिसीजन ले रहे हो ना, वो सही है या गलत है वो नहीं होता है, वो आगे टाइम डिसाइड करेगा कि तुमने वो टाइम लिया हुआ डिसीजन सही था या गलत था। तो ये सोच के कुछ लोग, बहुत सारे लोग डिसीजन ही नहीं लेते। उन्होंने कहा सही या गलत ये मत सोचो, तुम डिसीजन लेना सीखो, और जिस टाइम तुम डिसीजन लोगे आगे वो गलत भी होगा तो भी ठीक है, सही भी होगा, एटलीस्ट तुमने डिसीजन तो लिया है। तो मेरे जिंदगी में मैंने ये बात हमेशा याद रखी है कि मुझे जो सही लगता है, मेरा कॉन्शियस जिसको परमिट करता है वो चीज मैं करूंगा। वो लोगों को सही लगे, लोगों को गलत लगे, जब तक मेरे कॉन्शियस को ठीक लग रही है मैं करूंगा। फिर राज साहब के साथ रह के ऑटोमेटिकली बोली वैसी ही हो जाती है, एकदम ठेठ। हाँ, मुझे ऐसा फील आ रहा है लिटरली कि ना वो मैं टीवी पे राज साहब का भाषण देख रहा हूं। अरे नहीं हाँ, उनके एकदम बस ये ऐसे ही है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलेगा। मुझे बताइए 35% या 37% मराठीज हैं यहाँ पर, जो जिनके वोट ऑलरेडी डिवाइडेड है, कुछ यूबीटी में है, कुछ शिंदे में है। तो सिर्फ मराठियों की बात करके अगले 20 साल भी आपको लगता है कि सत्ता के दरवाजे तक आप लोग पहुंचेंगे? देखिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने लोगों को अच्छी तरीके से कन्विंस करेंगे। और है ना, ऐसा कोई अमर पट्टा लेके कोई जिंदगी में नहीं आया है, किसी के पास नहीं है कि वो हमेशा सत्ता में रहेगा। अभी 2004 में किसी को लगा था क्या कि भाजपा आएगी इतने बड़े लेवल पे? आ गई। होता है, टाइम है, किसी का खराब चलता है, किसी का अच्छा चलता है, लेकिन आज नहीं तो कल टाइम चेंज होने वाला है। जो सी प्रकृति का नियम है, जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। आज हम नीचे हैं, कहीं ना कहीं ऊपर जाएंगे और हमको विश्वास है हम वो कर पाएंगे। क्योंकि 2009 आपके एमएलए जो हाईएस्ट एमएलए आए थे दैट वाज इन 2009 राइट, और उसके बाद का ये डाउनफॉल जो है वो 2014 से है। इसका जिम्मेदार कौन है? टाइम, परिस्थिति। कैसे? अमर, मैंने कहा आपको कि हमारे कुछ डिसीजन कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं लगता है कि आपको यूनिवर्सल बात करनी पड़ेगी? लोग बोलते हैं ये बात कि भैया देखिए 2009 में हमने मराठी का जो आंदोलन किया उसी के ऊपर लोगों ने हमको दिया ना। बट अब तो आप नहीं, ऐसा नहीं होता है चीज। अच्छा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल डिसीजन जो हमने लेने थे 2014 में, हमने नहीं लिए बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। उसको सब नहीं बता सकता हूँ मैं आपको, लेकिन नहीं लिए। हमारे कुछ पॉलिटिकल मिस्टेक्स हुए, कुछ हम लोग कम पड़े, और जिस प्रकार से भाजपा का वेव आया उसमें तो सब उड़ गए ना, मन से क्या सब उड़ गए। मुझे लगता है कि ठीक है, गलतियां हुई, उसका हमने क्या भुगतान भी कर दिया है। चलो ये मानते हो, आप इतने ओपनली बोल रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैक्सिमम पॉलिटिशियंस बोलते नहीं है नहीं, हाँ इट्स अ मिस्टेक एंड विल ट्राई टू रिकरेक्ट इट, और हम रिकरेक्ट कर रहे हैं अभी। सर मुझे बताइए कि जैसे ना राज ठाकरे साहब की जो वो रास्ते पे 1 या 2 ही बार उतरे हैं, कि वो जो लोग उनकी रैली में होते हैं, मतलब कुछ तो मेरे भी कॉर्पोरेट फ्रेंड्स गए थे उनकी रैली में, तो अब मेरे भी फ्रेंड्स गए थे, तो ये तो पक्का है कि भैया वो बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, वो आई हुई थी क्योंकि बिकॉज राज ठाकरे हिमसेल्फ वाज ऑन रोड, राइट। तो मुंबई की ऑलरेडी प्रॉब्लम्स इतनी है, जब वो मुंबई की बात कर रहे हैं, आप लोग मराठी की बात कर रहे हैं, मुंबई में रोड, पानी, पैथ होल्स, ये सालों से चल रहा है। क्यों नहीं राज साहब अगर रोड पे आ जाए तो ये रोड तो 2 मिनट में बन जाएंगे, आपको नहीं लगता? हम लोग करते हैं ना क्या रोड्स की प्रॉब्लम। मैं खुद था, मैंने इंजीनियर को खड्डे में बिठाया था, चीफ इंजीनियर रोड्स को मुंबई के। जब मैं कॉर्पोरेटर था, मेरे इधर का रोड नहीं बन रहा था, उसको मैं ऑफिस से उठा के लेके आया और खड्डे में बिठा के रखा। मैं बोले जब तक मेरा रोड नहीं होगा इंजीनियर को कहीं घूमने नहीं दूंगा। क्या 3 दिन में रोड हो गया। मेरे ऐसे तो डरा रहे लोगों को, बेचारा क्या करेगा? नहीं देखिए, अगर इंजीनियर मराठी था, नॉर्थ मराठी था, उसका नाम था सांग, उनका नाम जाने तो ठीक है, लेकिन मैंने उनको 6 बार वार्न किया। जो हमारा हाउस होता है बीएमसी का, हाउस में मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया। मैं बोला मेरे इधर का रोड खराब है। लोग हमको पूछते, लोग आके इंजीनियर को नहीं पूछते रोड क्यों, क्योंकि आपको इलेक्ट करके दिया। क्योंकि मेरे को इलेक्ट करके दिया है, तो लोग मुझे पूछेंगे तो आप कुछ, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। फिर एक दिन मेरे को आया गुस्सा, मैं गया उधर, इंजीनियर साहब को लेके आया,
उनको खड्डे पे बिठाया, उनके हाथ में बोर्ड दिया मैंने कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बैड रोड। पुलिस कहाँ दिया पर? तो बाद में आई पुलिस। उसका जो है वो तो होता है। हाँ नहीं ठीक है, तो उन्होंने 3 दिन के बाद रोड बनना चालू हो गया। तो मेरा ये कहना था कि जब तुम बना सकते थे तो जब मैं प्यार से बोल रहा था तुमने क्यों नहीं बनाया? जब 3 दिन में रोड सैंक्शन हो सकता है तो पहले क्यों नहीं हुआ? तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो अपने तरीके से आप बताओगे तभी वो समझ में आती है लोगों को। इवन आपने कुछ हॉस्पिटल्स के लिए भी किया था, भगवती हॉस्पिटल का जो बंदा, मुझे बताइए गवर्नमेंट जैसे बीएमसी जो है वो रिचेस्ट इन एशिया है, अगर नगर पालिका आप बोलोगे तो इट्स रिचेस्ट इन एशिया। उसके बाद भी हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, गवर्नमेंट के एजुकेशन नहीं है। मैं बोलूंगा तो आपको फिर ये लगेगा, मतलब थोड़ा बुरा लगेगा। बोलिए ना। देखो एक केएम हॉस्पिटल है, उसकी कैपेसिटी है 2200 बेड की, 2200 बेड्स का हॉस्पिटल है। फिर वहाँ 10,000 पेशेंट आएंगे रोज, तो कब तक पूरेगा केएम हॉस्पिटल? एक स्टेट्स की बात कर रहे हो, करेक्ट। हाँ, सिर्फ मुंबई से नहीं आ रहे, महाराष्ट्र से नहीं आ रहे, महाराष्ट्र के बाहर से भी लोग आ रहे हैं, और इंडिया के बाहर से भी आ रहे हैं, इंडिया के बाहर से, पाकिस्तान से भी लोग। तो वो हॉस्पिटल की कैपेसिटी है ना भाई, 2200 बेड का हॉस्पिटल है, वो 3000 ट्रीट करेगा, 3500 करेगा, 4000 करेगा, लेकिन उसको सर पे लाके आप इधर से ले लो, उसके सर पे लाके आप 10,000 लोगों को बिठाओगे, और डॉक्टर भी कब तक ड्यूटी करेगा? वो भी इंसान है। तो मुझे लगता है कि सब लोग अगर अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं तो ये चीज बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये सारी जो बातें अभी आप बोल रहे हो, ये बातें लोगों तक तो कभी नहीं पहुंची। नहीं, हम पहुंचाते हैं, लोग अब लोगों तक ये पहुंचती है। आप, मुझे लगता है कि आप लोगों की जो बातें होती है या आपकी जो भी स्पीचेस होती है उसका ट्रांसलेशन गड़बड़ है। नहीं, मुझे लगता है कि देखो ऐसा है, राज ठाकरे ने भी ट्रांसलेशन गलत नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन गलत है। नॉट ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन गलत है, सॉरी। हाँ, क्योंकि राज ठाकरे ने जब बात बोला था तो लगा कि भैया नॉर्थ इंडियंस को इधर हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराने देना। नहीं, हमारा कि आप इलाज कराओ। अभी हमने ये कहा, तभी हमने बीएमसी गया था कि जो बाहर से स्टेट से आ रहे हैं लोग, एक्चुअली उनके स्टेट की जिम्मेदारी है उनकी ट्रीटमेंट कराना, हमारी तो जिम्मेदारी है नहीं। अभी यहाँ पे जो आदमी टैक्स भर रहा है उसको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो यहाँ का टैक्स नहीं भर रहा है उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, टैक्स पेयर को मिलनी चाहिए, टैक्स पेयर को मिलनी। अभी टैक्स पेयर बैठा है बाहर से कोई आके इलाज करा रहा है, तो हमारा कहना ये है कि अगर बाहर के स्टेट से आ रहे, ठीक है, आप उनका ट्रीटमेंट करो, तो उनके स्टेट को बोलो पैसा भरो। अगर आदमी कोई उत्तर प्रदेश से यहाँ के ट्रीटमेंट ले रहे, ठीक है, हम ट्रीटमेंट दे रहे, तो आज देयर स्टेट गवर्नमेंट टू पे फॉर हिम, उसमें गलत क्या है? अरे सर, आपके सोसाइटी में आप बाजू के सोसाइटी वालों को खेलने के लिए मना कर देते हैं। क्या एग्जाम्पल मारा है आपने। करेक्ट। हाँ, अलाउ नहीं करते। अलाउ करते हैं क्या? तो ये तो स्टेट है ना, ये तो स्टेट है। हाँ, आप अलग कैसे कर सकते हो? नहीं, अलग नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि अभी देखो आपके सोसाइटी में समझो स्विमिंग पूल है जी, तो आप बाहर वालों को बुलाओगे क्या मेरे स्विमिंग पूल में करो करके? तो बेसिकली ये महाराष्ट्र आपका स्विमिंग पूल है, जब पहले हमारे वाले नहाएंगे उसके बाद। बिल्कुल। ओके, क्या गलत है इसमें? और यही बात उनके स्टेट में भी होनी चाहिए। सर, आप मराठी की बात करते हो, मैं मराठी स्कूल्स पे आऊंगा। हम जब मराठी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं या हमारी खुद की फैमिली जो है वो जाती है इंग्लिश स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल में, मराठी स्कूल्स गायब हो रहे हैं महाराष्ट्र से। तो उसके बारे में कभी किसी ने कुछ क्यों नहीं किया? नहीं किया है, लेकिन अब लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे। लोगों को लगता है कि इंग्लिश मीडियम में ही मेरा बच्चा पढ़ेगा, कोई उसकी प्रगति है, ये फैक्ट है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते, जो है। तो हमने ये कहा कि ठीक है, अभी ये चीज तो बदल नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड उसको मराठी कंपलसरी को स्टेट लैंग्वेज उसको सीखना चाहिए। अगर वो उत्तर प्रदेश में उसको हिंदी सिखाओ, वो गुजरात में उसको गुजराती सिखाओ, दैट सिंपल एज दैट। और मुझे लगता है ना, और यही कोई महाराष्ट्र का प्रॉब्लम नहीं है, गुजरात में भी गुजराती मीडियम के स्कूल नहीं है अभी। और कहीं ना कहीं है ना, मैं कुछ चीजों की जो आप बोल रहे हो ना, उससे मैं मैच करता हूँ कि ना
अगर सच में अगर मराठी अस्मिता है, मराठी लैंग्वेज की बात नहीं किया जाए तो आने वाले 10 साल में सब वैनिश हो जाएगा। यस, नहीं देखो कि वो लैंग्वेज की ब्यूटी जो है, हाँ, जो फाइट ही हुई थी पूरी संयुक्त संयुक्त महाराष्ट्र की जो पूरी फाइट थी उसका बेसिक गायब हो जाएगा। देखो वर्ल्ड में है ना, वर्ल्ड में जो युद्ध हुए हैं वो भाषा के ऊपर भी हुए हैं, धर्म के ऊपर युद्ध बहुत कम हुए हैं, ना के बराबर, ना के बराबर हुए। वर्ल्ड वॉर जो चालू हुआ, हिटलर ने जो जर्मन स्पीकिंग पीपल, क्रिश्चियन लोगों को मिला के उसने युद्ध नहीं किया। He wanted to create German speaking people state, उसको बड़ा करना था। श्रीलंका में जो इतने बड़ी क्रांति हुई भाषा के ऊपर हुई, तमिल लोगों को जो ये किया वो भाषा के ऊपर हुआ। छोड़ो बांग्लादेश का एग्जांपल ले लो, सब मुस्लिम थे, ये भी मुस्लिम थे, वो भी मुस्लिम थे, लेकिन जो पंजाबी भाषा की सख्ती बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमानों को हो रही थी, इसलिए दोनों मुसलमान रहने के बावजूद भी बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भाषा, लैंग्वेज वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी युद्ध होंगे दो ही चीज से होंगे, लैंग्वेज और जमीन। क्या बढ़िया बात बोली आपने, लैंग्वेज इज द कोर वर्ल्ड। यस यस, और महाराष्ट्र की भी फिलहाल वही प्रॉब्लम है, और जमीन, ये दोनों चीज मतलब आपका जो है, आपका जो भी एजुटेशन या आपका जो भी मुद्दा है कि भैया मराठी अस्मिता मीन्स आप महाराष्ट्र में हो तो आपको लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करना चाहिए, और आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, भले टूटी फूटी क्यों ना आती हो, आनी चाहिए। आप मैं ये नहीं, अभी समझो आज कोई आया है तो वो आती मराठी बोलेगा, ऐसी बात नहीं, पर एटलीस्ट जो 15-20 साल से रह रहे हैं इधर, जो आपके पास डोमिसाइल है, तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अभी जर्मनी में भी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम बोलता है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसका कोई जिक्र ही नहीं है, तो ना उत्तर प्रदेश में है ना ये लोगों के लिए। देखिए आप अगर इस स्टेट में रहते हो, नॉर्मल लोगों को इससे प्रॉब्लम है नहीं। देखिए ऐसा है, फिर मैं आपके साथ, मैं तमिलनाडु के जैसा अगर बिहेव करूंगा आपके साथ, कि आपके साथ बात ही नहीं करूंगा, तो चलेगा क्या आपको? हाँ, वहाँ जवाब नहीं देते हैं, they don't talk only। हाँ, वो इंग्लिश में जवाब देते हैं, इंग्लिश में भी नहीं देते। अच्छा, इंग्लिश में भी नहीं देते। अच्छा, तो ऐसा अगर आपको चाहिए तो हम ऐसा करेंगे, तो फिर स्टेट रुक जाएगा, मुझे लगता है कि आप देखिए, हम लोग हर चीज को समझ, अभी मैंने हिंदी में बात कर रहा हूँ ना, 1 घंटा हो गया मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि मुझे वो लैंग्वेज से कोई नफरत है, पर मेरे भाषा से प्यार है, और मेरे राज्य में मेरी भाषा बोलनी चाहिए। देखिए 1947 में भारत को स्वातंत्र्य मिला, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि भाषावार प्रांत रचना, स्टेट विल बी मतलब क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेजेस। स्टेट लैंग्वेज होगी। जब भाषावार प्रांत रचना, जब हमने वो स्वीकार किया है, तो आप भाषा को विरोध क्यों कर रहे हो? हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मराठी बोलो, हम थोड़ी बोल रहे कि पूरे देश में मराठी लागू करो, मेरे राज्य में लागू करो। हम उत्तर प्रदेश या बिहार के जैसा थोड़ी बोल रहे कि भाई हमारी हिंदी पूरे देश में लागू करो। अच्छा, मैंने ना आपके जो इंटरव्यूज के ना, मैं कमेंट्स देख रहा था, कमेंट्स में 90% लोग आपसे अग्री कर रहे थे, जो नॉर्थ इंडियन है वो भी, मराठी भी, और जो साउथ इंडियन है वो भी, कि भाई सही तो बोल रहे हैं संदीप देशपांडे कि आप अगर मुंबई में हो तो आपको एक तो आपको उस लैंग्वेज और उस कल्चर का रिस्पेक्ट तो करना ही है, क्योंकि वो आप आपको यहाँ से रोजी रोटी आपकी मिल रही है, लेकिन आपको वो लैंग्वेज भी आनी जरूरी है। आप पढ़ते हो ये सब कमेंट्स? मतलब ये जो गाली और धमकी आती है, इसके अलावा कुछ बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ते हैं? नहीं, मैं गाली धमकी भी नहीं पढ़ता हूँ, और प्यार वाले भी नहीं पढ़ता हूँ। मैं आपको WhatsApp पे भेजूंगा कि लोग इतनी अच्छी चीजें बोल रहे हैं, मतलब अब आप अभी इतना खुश हो रहे हो वो पढ़ के, आप मतलब लोगों का सच में ये ऐसा लग रहा है कि आपके जो डायलॉग्स है उसका प्रोपेगेंडा अलग है और लोगों की थॉट आपके बारे में अलग है। रह सकती है। देखिए ऐसा है कि आदमी को समझने में भी टाइम लगता है आपको, ऐसा नहीं होता है कि भाई फर्स्ट टाइम देखा, मतलब ये बात से तो मैं बिल्कुल, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये बात को मैं एग्री नहीं करता। जैसे आप लोगों को मिलोगे वैसे आपका इंप्रेशन चेंज होता है। मेरा चेंज हो रहा है क्योंकि मेरी टीम को मैंने बोला था जा तो रहे, वापस आने की गारंटी पता नहीं हाउ ही विल रिएक्ट टू माय क्वेश्चंस। बिल्कुल नहीं,
मतलब हमको ये सीख ही नहीं मिले हैं। ठीक है, मैं आपको फिर जहाँ तक समझ सकते हो इन पॉलिटिकल साइंस देखा तो मतलब नहीं, हाँ एक थप्पड़ तो नहीं मारेगा बंदा, मतलब छोड़ तो देंगे। देखिए ऐसा है कि वो ये जो इमेज क्रिएट करने की कोशिश बिकॉज ऑफ देयर कंपटीशन ऑफ टीआरपी उन्होंने की है। वो अविनाश जाधव का जहाँ नाम आता है ऐसा लगता है कि संदीप देशपांडे, अविनाश जाधव, मतलब कंफर्म अगर ये किसी के घर में ईद की या गणपति में भी गए तो पता नहीं क्या पंगा करके आएंगे। ये इमेज को करेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? नहीं, कुछ नहीं करूंगा, जैसी होगी वैसे होगी। जैसे आपके साथ बात की है कुछ लोगों को करेक्ट होगा, और किसी के साथ बात करूंगा और करेक्ट होगी। ये बात अभी जो आपने नॉर्थ इंडियन से की है या जो इंडियन से की है मैं बोलूंगा, उससे काफी फर्क पड़ेगा। नहीं देखो, अगर आप बोलते हो कि भैया मैं हेल्प के लिए आगे हर एक के आऊंगा, हाँ, बड़ी बात है। अभी तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि आप सिर्फ मराठियों की हेल्प करते हो। नहीं 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 नहीं, हमारे पास अभी कितने मुस्लिम भी आते हैं, हमारे नॉर्थ इंडियन भी। अरे हमारे पदाधिकारी है महेश उपाध्याय, अभिषेक गुप्ता, उनके नाम नॉर्थ इंडियन में है, पक्के मराठी। तो मुझे बताइए, एक सबसे अजीब सवाल है, अगर आप इसका जवाब दें, आपको लोग वोट क्यों करें? मनसे को लोग वोट क्यों करें? देखिए, अगर लोगों को अच्छी प्रशासन चाहिए, अच्छा प्रशासन चाहिए, तो ऐसे ही ले लेंगे। अच्छा प्रशासन चाहिए, अच्छा नेता चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, तो आपको मनसे को वोट करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल, मनसे का कैसे? बिल्कुल, आपको अगर याद होगा, हाँ, तो जब जिस प्रकार से देखिए क्या उनका नाम था, हाँ, अरे वो एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन था, पुलिस लोगों के साथ झगड़ा वगैरह सब किया था, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन था कुछ, ये रजा एकेडमी, हाँ हाँ हाँ। तभी पुलिसों के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी पुलिस के लिए आगे नहीं है। इट वाज ओनली एमएनएस जो हमेशा पुलिस लोगों के लिए आगे आया है। और राज साहब अगर रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगा, क्योंकि पुलिस के हाथ में पावर होगी। आज जो कंट्रोल कर रहे हैं ना, ये मत करो, वो मत करो, इसको अंदर डालो, उसको मत डालो, संदीप क्या कर रहा है चेक करो, उसको, ये सब चीज नहीं होगी। और डेवलपमेंट का मैं बोलूँ, आप नासिक जो 5 साल हमारे थे, आज भी नासिक के किसी भी आदमी को आप जाके पूछो कि वो 5 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद तो मुख्यमंत्री साहब ने दत्तक भी लिया था नासिक को, लेकिन कुछ डेवलपमेंट। संदीप भाई, फिर नासिक हारे क्यों? देखिए, हारे उसके लिए फिर मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि लोगों को जिस प्रकार से एक झूठ फैलाया गया कि नासिक को हम दत्तक लेंगे, नासिक के लिए 5,000 करोड़, वो आज तक नहीं आया लोगों के लिए। और उसके 17 के बाद तो इलेक्शन भी नहीं हुए। पर मुझे लगता है कि अभी लोगों को समझ में आया कि विकास अगर करना है तो हम पार्टी है फर्स्ट, जिसके पास महाराष्ट्र का ब्लूप्रिंट है, और हमने ब्लूप्रिंट दिया। हमने लोगों को बताया ब्लूप्रिंट। तो विकास के बारे में जितना हम सोचते हैं महाराष्ट्र के, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सोचती है? चलिए, इसके बाद इस बात पे आके मैं एक बात पूछना, जैसे अभी बीएमसी की इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बीएमसी के इलेक्शन के नजदीक जो है राज साहब ने आपको शहर अध्यक्ष बना दिया, जब दूसरी पार्टी सोच रही थी कि हाँ ये एक पोजीशन होना चाहिए बीएमसी के लिए। इफ यू नो शिवसेना, उनको किसी ने सजेस्ट किया था कि यार हमको भी शहर अध्यक्ष क्रिएट करना चाहिए बीएमसी के इलेक्शन के नजदीक, बट सिक्सर जो है वो मनसे ने मार दिया। तो अब जैसे मोटा मोटा मुझे दिख रहा है कि इस बीएमसी इलेक्शन के चाणक्य आप मुझे नजर आ रहे हो कि आप प्लान कर रहे हो कुछ चीजों को लेकर। तो क्या बीएमसी इलेक्शन आप सोलो जाओगे? क्योंकि यूटी में और एमवीए में दोनों जगह आपके लिए जगह दिख नहीं रही है। उनके पास ऑलरेडी कैंडिडेट इतने हैं कि उनके पास सीट्स ही कम है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है बहुत पॉजिटिवली लगता है कि आने वाले इलेक्शन की जो स्ट्रेटेजी है वो इतनी जल्दी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। उसको बहुत टाइम है, अभी तो वक्त है। हम हमारा संगठन बढ़ाए, लोगों से कांटेक्ट बनाए, हमारा जो डाउनलाइन जो कैडर है वो कैसे इंक्रीज हो, उनको थोड़ा ट्रेनिंग देके कि हाउ टू वर्क ऑन द इलेक्ट्रोल वार्ड पे, बूथ लेवल पे, उसका ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। बाकी जो स्ट्रेटेजी है वो डिसाइड करने के लिए ये टाइम नहीं है।
कि युति करना है, आघाड़ी करना है या सोलो जाना है, ये डिसाइड करने का अभी टाइम आया ही नहीं है। अभी ये टाइम ही नहीं है। क्योंकि बीच में ये चल रहा था कि दोनों ये जस्ट एक सजेशन डिस्कशन है हम दोनों के बीच का, इट कुड नॉट बी योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कि मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे बोथ राज ठाकरे एंड उद्धव ठाकरे विल कम टुगेदर, तो क्या इसका फायदा होगा दोनों पार्टियों को, आपको लगता है? एज ए इंडिविजुअल मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आई कहां से, वो मेरे को अब तक नहीं समझ में आ रहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साहब एक साथ होंगे, ये बात आई कहां से? पूरे मीडिया में है। नहीं वही मीडिया दोनों ने बोला भी है ना कि हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो अलायंस में आने से दोनों को फायदा होगा, आपको लगता है? मैं बोलता हूँ मेरे और केके साहब की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो हम दोनों पार्टनर हो गए क्या? नहीं, उसके लिए अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, अपने को बात करनी पड़ेगी, क्या है क्या नहीं, आपका ये चैनल में कितना इनकम आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, वो सब बात करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं होता है। और क्या राउत साहब के होने के बाद ये अलायंस पॉसिबल है? नहीं देखिए, ऐसा है कि अलायंस जो रहता है ना, एक तो ट्रस्ट होना चाहिए सबसे पहली बात, जो मुझे नहीं लगता है कि दोनों पार्टियों में एक दूसरे के ऊपर है। ओके, उसके रीजंस बहुत होंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा हम गलत है, कुछ लोगों को लग रहा होगा वो गलत है, एन नंबर ऑफ रीजंस, बट ट्रस्ट नहीं है, दैट इज द फैक्ट। ओके, तो ट्रस्ट अगर नहीं है तो अलायंस कैसा होगा? पहले तो आपको ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर अलायंस वगैरह की बात होती है। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई और प्रॉब्लम ऐसा है कि देखिए, हमको सिखाया गया है कि यू शुड रीड इन बिटवीन द लाइंस, है ना? yes. तो जो मीडिया ने पढ़ा है वो पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, उनको पूरा था इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने के लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, और वो जो लाइंस में नहीं है वो भी उन्होंने पैराग्राफ में पढ़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि राज साहब ने वो इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा, अगर उनको क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप दोनों का झगड़े से महाराष्ट्र से बड़ा है क्या आप दोनों का ईगो? मैंने कहा नहीं, मना किया, कोई भी मना करता था। तो उन्होंने उसको हेडलाइन चला दिया कि देयर आर गुड चांसेस। तो इसलिए मैंने बोला कि पहले इन बिटवीन द लाइंस पढ़ते थे, अभी इन बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ते, इन पैराग्राफ लिख डालते हैं पूरा। बट संदीप भाई, मुझे फिर भी एक चीज जानना है, जो बहुत सारे लोग है ना पूछते हैं ये बात, वोटर्स ही आपके पूछते हैं, जो मैं आपको डायरेक्टली एक सवाल करता हूँ कि ना एक्चुअल में मनसे की आइडियोलॉजी क्या है? कभी वो महाविकास आघाड़ी की तरफ है, कभी वो ये आइडियोलॉजी की बात ही नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी है मराठी आदमी, ये हमारी आइडियोलॉजी है। हिंदुत्व बाकी जो है इसके साथ सपोर्ट या वो, दैट इज पॉलिटिक्स। अच्छा, दैट इज नॉट आइडियोलॉजी। आपको किसी से बैर नहीं है, लेकिन नहीं, फिर आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाएगी ना अगर आप एमवीए के साथ जाते हो। अरे अभी उद्धव ठाकरे साहब की आइडियोलॉजी चेंज हो गई क्या पवार साहब के साथ जाके? लेकिन वो बर्बाद हो गई ना आइडियोलॉजी। वो बर्बाद हो गई, दैट इज अ डिफरेंट। क्या बाला साहब होते तो हम मतलब, अरे अभी भारतीय जनता पार्टी अजित पवार साहब के साथ गई तो उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई क्या? खाली मनसे की होती है, बाकी किसी की नहीं होती है। स्मार्ट आंसर, मुझे पता था मैं एक ऐसे बंदे के साथ बैठ रहा हूँ, ही इज लाइक, तो मतलब आपने जो बात मुझे बोली है कि अजित पवार साहब की आइडियोलॉजी चेंज हुई है, भाजपा की हुई? भाजपा की हुई है, ऑफ कोर्स। अजित पवार जी का तो फायदा हुआ है ना, मतलब आपने जो, मैंने कुछ दिन पहले आपका स्टेटमेंट सुना था कि राजनीति से सत्ता की तरफ जाने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगाना चाहिए। तो ये संदीप देशपांडे इज ऑन द वे फॉर दैट। चलो, अच्छी बात है कि मनसे में किसी ने ये बात तो सोचा कि भाई सत्ता भी जरूरी है। नहीं, बिल्कुल जरूर है। देखो, हर दहशत से आपके थोड़े काम हो सकते हैं, 10%, 20%। सत्ता से आपका 100% काम और करेक्शंस भी हो सकते हैं। अगर आपको सोसाइटी में कुछ करेक्शंस लाना भी है तो आपको सत्ता चाहिए। पहले देखो, पहले आदमी जिंदा तो रहे, उसके बाद काम करेगा ना। सत्ता में आना आपको जरूरी है, उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो भी करनी चाहिए, पर आपको सत्ता में आना चाहिए। मतलब अननेचुरल अलायंस अगर देखने मिलेंगे इन फ्यूचर, ये नेचुरल का अभी डेफिनेशन नहीं रहेगा। मुझे लगा था आप बोलोगे। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि इसको नेचुरल बोलते हैं और इसको अननेचुरल बोलते हैं। वेरी स्मार्ट संदीप भाई,
अलायंस इटसेल्फ इज ए नेचुरल थिंग। जब सत्ता आएगी वो नेचुरल अलायंस हो जाएगा। जब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नेचुरल अलायंस हो गया। वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में आपके क्या विचार है, बताइए। ये मुझे ये एक्चुअली मैं बोलूं आपको, मेरे उसका उतना पढ़ा ही नहीं है। मैं आपको मतलब उसके बारे में मेरे को मुद्दा ही मेन मुद्दा आपको आपसे पूछना है। खाली मैं इतना ये समझ सकता हूँ, मतलब मेरा ये व्हाट इज वक्फ बोर्ड और वो क्या है उस मेरे को नहीं मालूम, पर मैं इतना बोलता हूँ कि अगर हिंदू ट्रस्ट के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो मुस्लिम ट्रस्ट के ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, क्रिश्चियन ट्रस्ट के ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, दूसरा कोई भी रिलीजन हो सब ट्रस्ट के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, या किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। दो ही चीज हो सकती है। करेक्ट। तो मुझे बताइए कि जैसे अभी कोर्ट में केस चल ही रहा है, तो आप इस बात से किस तरह से अग्री करते हो कि वक्फ बोर्ड है तो बोर्ड के कमेटी मेंबर, जैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड में दरगाह और मस्जिद आती है तो उनकी कमेटी में नॉन मुस्लिम्स होंगे, और तो क्या फिर मंदिर की कमेटी में भी मुस्लिम्स होना? देखो इसमें दो बातें मैं आपको बताता हूँ। हाँ। कि मेरा कुलदेवता है रेणुका देवी। हाँ। कहाँ पर है ये है आपका नांदेड़ से कुछ दूर है। और आता है वो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। वो मेरे कुलदेवत है। तो वहाँ का जो ट्रस्ट है ना, वहाँ का जो भी कलेक्टर रहेगा इज गोइंग टू बिकम मेंबर ऑफ दैट ट्रस्ट। मैं वहाँ पे समझो कोई मुस्लिम कलेक्टर आया, देन ऑल्सो इज मेंबर ऑफ दैट ट्रस्ट, बिकॉज वो पोस्ट आदमी का नहीं है, वो पोस्ट का है। मतलब कलेक्टर इज ए मेंबर। कलेक्टर संदीप है या यूसुफ है या मोहम्मद है या कोई फर्क नहीं, सतलज सिंह है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कोई भी रिलीजन का है, पर ही इज ए मेंबर ऑफ दैट ट्रस्ट बिकॉज ही इज ऑन दैट पोस्ट। तो अगर ऐसा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक्सक्लूसिवली बिठाने की बात, एक्सक्लूसिव बिठाने हैं तो वो गलत है। क्योंकि देखिए आप बहुत सारे जो दरगाह है इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र में, तो उसके जो बहुत सारे ट्रस्टी है पूरे नॉन मुस्लिम्स ही है, बहुत सारी दरगाह है। क्योंकि वो एक जमाने से जो है वो उनकी सेवा कर रहे हैं और उनके मेंबर है। और मतलब मेंबर क्या, वो मालिक ही है कि अरे सब कुछ वही करता है। हमारे इधर के गणपति मंडल में बताता हूँ कितने मुस्लिम लोग हैं जो अध्यक्ष नहीं है क्या? अच्छा है। हाँ अच्छा, आई नेवर हर्ड ऑफ दिस। अरे हमारे वर्ल्ड में चलो मैं बताता हूँ, पूरा गणेश मंडल वो उसका अध्यक्ष मुस्लिम है, क्योंकि सालों से वो कर रहा है। मतलब ये धर्म बीच में नहीं आता। मतलब ये मुद्दे का भी पॉलिटिसाइजिंग कर रहे हैं, जो गलत है। हाँ, जो गलत है। अभी हमारे गणेश उत्सव में मुस्लिम भी रहते हैं, वो पूरा वो वर्गड़ी जमा करने तक, रात के पूरा आरती तक सब जगह रहते हैं। तो मतलब आपकी पॉलिटिक्स, मनसे की जो पॉलिटिक्स है वो कभी भी हिंदू मुस्लिम के आसपास नहीं है? मुझे तो नहीं लगी। क्योंकि हिंदुत्व की जब आप बात करते हैं तो क्या उसमें मुस्लिम्स अलग हो जाते हैं? नहीं, फिर मैं बोलता हूँ कि उसका आपका डेफिनेशन क्या है, आप क्या सोच रखते हो, ये सब बातें मायने रखती है उसमें। मेरी सोच क्या है, हिंदुत्व मतलब 4 मुसलमानों को पकड़ के गाली देना, इसको हिंदुत्व आप कहते हो? या किसी मस्जिद के सामने जाके नारे लगाना? देखिए राज साहब को बहुत अच्छा एक है, मैं हिंदू अभिमानी हूँ, मैं किसी को हेटरेट करने के लिए नहीं, मेरे धर्म का मुझे अभिमान है। इसका मतलब मैं तुमको हेट करूँ ये बात गलत है। तुमको हेट करके मैं मेरे धर्म को नहीं, मेरे धर्म के बारे में मुझे अभिमान है, दुराग्रही नहीं हूँ, अभिमानी हूँ। मुझे लगता है ये हमारी सीख है, तो और यही महाराष्ट्र धर्म की भी सीख है। तो क्या कल अगर लाउड स्पीकर वाले मुद्दे पे या फिर और कोई मुद्दे पे अगर कोई मुस्लिम समाज के जो मुस्लिम लीडर्स या फिर मौलाना ये सब आते हैं, अगर राज साहब से बात करने, तो वो बात करते हैं? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मतलब ही विल एड्रेस? हाँ श्योर, उनके भी इश्यूज वो एड्रेस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, उनको उससे कोई परहेज नहीं है कि? अरे यार हमारे कितने पदाधिकारी है मुस्लिम। ओके। क्योंकि अब तक का ये माना गया है कि भैया मनसे जो है उनसे नॉर्थ इंडियन पूरी तरह से अलग है और मुस्लिम्स पूरी तरह से अलग है, बिकॉज मनसे इज अगेंस्ट देम। ठीक है, अभी आप के सोच के ऊपर मेरा कंट्रोल तो है नहीं, बट आप कन्विंस तो कर सकते हो लोगों को। तो हम लोग करते हैं। अभी ऐसा है कि मैंने आपको फिर ये बताओ कि मीडिया ने एक जो परसेप्शन क्रिएट किया है उसको पूरा मिटाना, ये करना एक आदमी के बस की बात नहीं होती है ना। 10 चैनल एक बात बोल रहा है। अभी आपको कैसा आप कन्विंस हो गए कि भाई दोनों भाई साथ में आ रहे हैं,
कन्विंस कर दिया ना आपको मीडिया ने, वायरल किया। अब ये आप मैं कुछ भी बोलूं कि ऐसा नहीं बोल, तो भी आप मानेंगे नहीं। उसका सोल्यूशन क्या है? आप कहाँ नहीं, उसका सोल्यूशन कुछ नहीं, आपको आपकी बात रखनी पड़ेगी, जहां जहां प्लेटफॉर्म मिले वहां वहां रखनी पड़ेगी, और फिर लोगों के विजडम पे फैसला छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि राज साहब जिनको हम प्यार से बोलते हैं, उन्होंने बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है, और एक ऐसे बंदे को उन्होंने मुंबई अध्यक्ष बनाया है, संदीप देशपांडे, जो कि बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत कटथ्रोट है, सरनेम देशपांडे बट बातें ठाकरे, ब्लंटली बात करने वाला बंदा, और अपने थॉट में बहुत क्लियर कि भैया ये होगा तो ऐसे ही है, ये होगा तो ऐसे ही है, अगर कोई मेरे बारे में सोचता है तो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं ऐसा हूं या मैं ये करूंगा। सो संदीप जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में अगर मैं वीएमसी इलेक्शन में मनसे को अपवर्ड जाते हुए देखूंगा तो उसका कहीं ना कहीं छोटा सा श्रेय जो है, बिल्कुल कोशिश, आप तो बोलोगे कि लीडरशिप की वजह से है, बट लीडरशिप के बाद क्योंकि ऑरा तो उनका ही है। कोशिश सबको करनी पड़ेगी। मुझे कभी कभी एक मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं राज साहब की पार्टी है, हमारी भी पार्टी है। राज साहब तो हमारे अध्यक्ष है, उनकी तो है ही है, लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं, देखिए कंपनी में अकेला सीईओ कुछ नहीं करेगा, सेल वाले को काम करना पड़ेगा, परचेस वाले को काम करना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा, सही होते तो सीईओ को प्रॉफिट दिखेगा ना। खाली नीचे काम नहीं करेगा, खाली सीईओ काम करके कुछ नहीं होगा, तो अभी नीचे वाले भी काम धंधे पे लग जाएंगे। बिल्कुल, सीईओ को डिसीजन लेना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें करना है। मुझे मनसे की है ना अपफ्रंटली एक बात बहुत अच्छी लगी अबाउट अमित ठाकरे, कि राज साहब ने जो है प्रोटोकॉल बना के रखा है उनकी पार्टी में, कि भाई मेरा बेटा है तो कोई बात नहीं, जो सीनियर लीडरशिप है वो सीनियर ही रहेंगी, ही विल ग्रो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एमएलए बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, नहीं, या एमपी बना दिया। चाहते तो बहुत इजीली होता, संदीप भाई, हो जाता था, बिल्कुल होता था। हाँ, एक एमपी है, एक एमएलसी तो मिल ही जाती, मतलब मिल ही जाती थी बिना बोले। या वो टाइम भी अगर कुछ चीजों पे वो हाँ बोलते तो शायद वो टाइम भी अमित जीत जाता। हाँ, वो अगर डिप्लोमेटिक जो वर्ड है वो ऐड कर ले तो लाइफ पूरी मतलब कल 4-5 मिनिस्टर हो जाएंगे, सब हो जाएगा, लेकिन वो अपनी क्या बोलते हैं आइडियोलॉजी के साथ समझौता नहीं करते हैं, और वो सेम यहाँ भी नजर आ रहा है। नहीं मैं तो ये बोलता हूँ, अरे नहीं मैं तो ये बोलता हूँ, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, सत्ता में आना चाहिए। ये डायलॉग याद रहेगा संदीप देशपांडे का, सत्ता में आने के लिए साम दाम दंड भेद। यस, ये करो। देखो, वेरी ट्रू। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरा एम होना चाहिए पैसा कमाना, वहां से और थोड़े सोशल वर्क करने बैठा हूँ मैं। तो हम जो प्रोफेशन में है, इट्स पॉलिटिक्स, उसका अल्टीमेट एम है सत्ता। तो वो सत्ता में जाने के लिए आपको जो चीज करनी है वो करनी पड़ेगी। आपके बैंड्रा वाले दोस्त मिलते हैं? कौन? आशीष जेला। नहीं, मेरा देखिए, मेरी कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी है नहीं, लेकिन अगर वो उन्होंने कुछ पर्सनल बातें राज साहब के बारे में कही, उसका जवाब मैंने खतरनाक तरीके से हैशटैग चल रहे हैं आशीष जोलार नाम से। बट मानना पड़ेगा कि सत्ता वाले लोगों को भी आप मतलब निहत्था नहीं छोड़ते हो। दैट इज संदीप। देखिए, ऐसा है कि आप बट सामना हुआ कभी अभी ये स्टेटमेंट्स और इसके बाद आमने सामने कभी आए? नहीं आएंगे तो क्या, आएंगे तो अच्छी बात है और क्या। देखिए, कोई किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। अभी परसों संजय राउत साहब आए थे हमारे एग्जीबिशन को। अच्छा। मैं था उनके साथ, मैंने उनको पूरा एग्जीबिशन घुमाया। तो क्या ये मराठी कार्यकर्ताओं को भी होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। हमारे पास ऐसा नहीं। देखिए, राज साहब नैरो माइंडेड है नहीं। वो मेरे को ये कभी नहीं पूछेंगे कि नहीं, अरे इसके साथ क्यों बात किया है, इसके साथ क्यों लंच पे गए, इसके साथ क्यों डिनर पे गए। हमारे पास वो सब चीज नहीं है, इतने नैरो माइंडेड नहीं है। सीधा ना। सो अभी हम आएंगे रैपिड फायर राउंड की तरफ। ओके। सो मुझे बताइए कि नितिन गडकरी जी को छोड़ के बीजेपी में आपका फेवरेट पॉलिटिशियन? देवेंद्र फडणवीस। सिक्योरिटी दिया इसके लिए? नहीं। मुझे मतलब जिस प्रकार से उन्होंने फाइट किया जी, इतना बड़ा धोखा होने के बाद, मुझे बीजेपी में वो आदमी बहुत अच्छा लगता है। एंड वेरी वेल लर्न्ड एंड वेल प्लान्ड। मतलब इलेक्शन जो उन्होंने जिस तरह से लड़ा है,
ओके, मुझे ये बताइए, मैं कुछ आपको ऑप्शंस दूंगा, आप चॉइसेस करोगे और मैं आपको ऑप्शंस अब दे रहा हूँ। राहुल गांधी और सोनिया गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी और शरद पवार। शरद पवार। शरद पवार और उद्धव ठाकरे। शरद पवार। शरद पवार और बाला साहब ठाकरे। बाला साहब। बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे। राज ठाकरे। सीरियसली? सीरियसली मानना पड़ेगा। 3 ऐसी चीज जो आप मुंबई के लिए चेंज करना चाहोगे। पहले तो रोड्स। ये बीएमसी वाला जो मोड है उसके ऊपर मैं आपको पूछ रहा हूँ। रोड्स। ओके। पानी मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। ओके। और हेल्थ, ओके। हॉस्पिटल्स। व्हाट अबाउट ट्रैफिक संदीप भाई? ट्रैफिक तो है बट दैट कैन बी मतलब मैनेजेबल। अगर ये चीज हो जाती है, रोड्स अगर अच्छे हो जाते हैं तो ट्रैफिक आपकी मैनेज। संदीप भाई, लेकिन ये डेवलपमेंट के नाम पे जिंदगी भर आप ट्रैफिक ही चलाते रहोगे तो हम जिंदा भी तो नहीं रहते वो डेवलपमेंट देखने के लिए। मुझे एक चीज लगती है, कुछ डिसीजंस बहुत आपको हार्श लेने पड़ेंगे। अच्छा। जो आज की गवर्नमेंट लेती नहीं है। जैसे कि देखो कैसा है, अब आप मुझे ये मतलब सरकार की चीज समझिए, थोड़ा डिटेल में बोलिए ना। हाँ। आप सभी जो डेवलपमेंट कर रहे हो ना, हाँ। साउथ की तरफ जाने वाले रोड की डेवलपमेंट करो, साउथ मुंबई की तरफ। उल्टा आपको लोगों को डिस्करेज करना है कि आप साउथ मुंबई मत जाओ। उल्टा हम लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि इधर जाओ, कोस्टल रोड बनाओ, ये बनाओ। सी वहां पे जो ट्रैफिक हो रही है आपकी इसमें, ये ट्रैफिक को आपको डिस्करेज करना। अभी आप अच्छे रोड बनाओगे तो लोग कार लेके जाएंगे ना। आपको लोगों को इस बात पे एनकरेज करना है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। उल्टा आप लोगों को एनकरेज कर रहे हो कि आप कार लेके जाओ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे सोच में गलत है, क्योंकि अटल सेतु भी फेल हो गया, कितने करोड़ों का था, बट उसका नहीं ठीक है। आज पीपल ऑन, देखिए इतना बड़ा टोल है, 250 रुपए का टोल है। अभी लोगों को लगता है कि यार ठीक है, साल भर अगर आदमी उस पे चले तो 1-1.25 लाख रुपए तो जाएगा ही। इतना पैसे वाला कौन होगा? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा सोच को हमको चेक करना पड़ेगा, इसमें कुछ गलत तो नहीं है। हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अभी इतने अच्छे रोड बन रहे हैं, कोस्टल रोड बन रहे हैं, हम किसको बढ़ावा दे रहे हैं? हम किस चीज को आपको चाहिए? आप जो रोड के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हो, वो पैसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खर्च करो। आप लोगों को, आप कहीं भी जाओ ना वर्ल्ड में, बड़े बड़े लोग यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरे लिए कंफर्टेबल है तो मैं मेरी कार क्यों निकालूंगा? वो कंफर्टेबल नहीं है इसलिए मेरी कार निकाल रहा हूँ ना मैं। So true. अभी मैं लंदन गया था, 8-10 दिन था। मेट्रो से इतना अच्छा घुमा हूँ वहाँ पे। मेट्रो से उतरती बस बेसिक वही है। एक बार आप गूगल में डाल दो कि मेरे को इधर जाना है तो बता दे आपको, ये मेट्रो में चढ़ो, इधर से उतरो, ये बस पकड़ो। इवन मैं इंडिया की बात करूँ तो दिल्ली की मेट्रो आप देख लीजिए, जस्ट वाओ। हाँ, दिल्ली की मेट्रो मतलब अच्छी है। अरे हम लोग उस दिन एक बार गए थे तो हमको लेट हो गया जाने के लिए, क्योंकि मिनिस्टर साहब से मुलाकात लेट हो गई, तो हम लोग मेट्रो से सीधा एयरपोर्ट पहुंच गए, वो भी 20 मिनट्स में। अगर मैं आपको पॉलिटिशियंस के कुछ नाम बताऊं जिनको आप बॉलीवुड के कुछ पर्सनालिटी से रिलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे? पहला नाम संजय राउत। आसरानी। अच्छा, नो कमेंट्स। ओके, आशीष शेलार। आशीष शेलार। परेश रावल। ओके, शरद पवार। शरद पवार जी। ओके, एंड राज साहब। राज साहब ऑल टाइम ग्रेट, अमिताभ बच्चन। ओके, शरद पवार साहब के बारे में आपने बोला नहीं, चलिए अजीत पवार ही बता दीजिए। अजीत पवार, अमरीश पुरी। और एक नाम बोलूंगा, आई डोंट नो आप उसका जवाब देते हो नहीं देते, वो आप पर है, उद्धव ठाकरे। उद्धव जी को एके अंगल always plays a victim card. Okay, nice one, but एके अंगल, very nice. So आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है बॉलीवुड की, अगर हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो? ओह, मेरी भी फेवरेट है यार, अभी वापस रिलीज हुई है। एक लास्ट सवाल,
राज साहब ने आपको डांट लगाई, ऐसा कोई फनीस्ट मोमेंट? बहुत बार डांट खाई है मैंने। एक सुनना है मुझे। एक बार राज साहब के घर के सामने आरपीआई के कुछ लोग थे जो कुछ प्रदर्शन करने आने वाले थे। तो मैं वहां पे जिप्सी पे खड़ा था, तो जिप्सी पे वो लोग आए, जा रहे थे। मैं पुलिस को बुला रहे, उनको रुकाओ राज साहब के घर पे। नहीं उनको, तो मैंने पकड़ के उधर बहुत मारा उनको। अच्छा। तो और साहब ने मेरे को पहले ही फोन करके बोला था कि वो लोग आएंगे, पुलिस जो देखना है देखेगी, तुम कुछ मत करना। तो साहब को मालूम नहीं कैसे पता चल गया। उन्होंने मुझे फोन किया, कुठे असतो? साहब इधर हूँ जिप्सी पे। काय झालं तिकडे? मैं बोला काय नाही झालं। काय नाही झालं? म्हणलं नाही साहेब, ते कुठे आहेत ते लोक? म्हणलं मैं पोलीस पकडून घेऊन गेले त्यांना। तो मैंने झूठ बोला। बाद में उनको पता चला, तो जो मेरी क्लास ली है वो अब तक मुझे याद है। अच्छा, ये पार्टी भी ऐसे क्लासरूम की तरह ही है कि ये तू बाहर निकल, अभी तू मस्ती कर रहा है, बाहर निकल, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, लेकिन साहब से तो बहुत डांट गई, पर वो जितना उन्होंने डांट दी है उससे ज्यादा प्यार भी दिए। सो ये थे संदीप देशपांडे, जो कि बहुत ही क्लियर है अपने विजन को लेकर, मन से और उनकी बातों को लेकर। सो संदीप जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे लगा नहीं कि आप इतने बिंदास और इतने ब्लंटली बात करोगे। मुझे लग रहा था मेरे कुछ सवालों से आप कहीं भड़क ना जाओ, कुछ ना जाओ, लेकिन इट्स रियली फन हैविंग इंटरॅक्शन। थँक यू सो मच। थँक्यू। आज सगळी तुम्ही मुलाखत ऐकली। प्लीज 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 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला येणाऱ्या निवडणुकीत मतदान करा, आणि आय प्रॉमिस सगळं चांगलं होईल। थँक्यू।